नमस्कार, मैं अंशुल आपका स्वागत करता हूं टीचर्स मंत्रा परिवार में। हम पुलिस आरक्षी भर्ती से संबंधित हिंदी सिलेबस को लेकर बात कर रहे थे। उसमें हमने अपभ्रंश तक पढ़ लिया था। उससे आगे की बात आज हम करने वाले हैं व्याकरण से, और आज वर्णमाला टॉपिक करेंगे। उसमें सबसे पहले बात करेंगे व्याकरण की। व्याकरण क्या है? व्याकरण ऐसी विधा या ऐसी पुस्तक या ऐसा ग्रंथ है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध अध्ययन करना सीखते हैं, चाहे वो लेखन हो, चाहे वो पठन हो, चाहे वो उच्चारण हो। यानी कि किसी भी भाषा का शुद्ध अध्ययन, चाहे लिखना, पढ़ना या उच्चारण, हम जिस विधा से सीखते हैं उसे व्याकरण कहा जाता है। आगे बात करते हैं भाषा की इकाई। सबसे छोटी इकाई जो मौखिक इकाई होती है वो होती है ध्वनि। ध्वनि क्या होता है? ध्वनि एक प्रकार का कंपन है। ध्वनि एक प्रकार का कंपन है जो ठोस, द्रव या गैस में संचालित होता है, या गैस में संचालित होता है। ठीक है। एक प्रश्न आता है जो कई बार पूछा गया है, उत्तर प्रदेश बोर्ड का सबसे पुलिस बोर्ड का वो सबसे प्रिय प्रश्न है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो छोटी इकाई होती है वर्ण। अगर वो लिख के देता है कि सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, सबसे छोटी मौखिक इकाई, उस स्थिति में इकाई होगी ध्वनि। ध्वनि क्या होगी? सबसे छोटी मौखिक इकाई भाषा की ध्वनि होगी। उसके बाद चलते हैं वर्ण। वर्ण क्या होता है? किसी भी ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। किसी भी ध्वनि को जब हम लिख देते हैं, उसे एक लिखित रूप प्रदान कर देते हैं, तो वह वर्ण कहलाता है। और यहां से एक प्रश्न बनता है जो इस पे अभी मैं चर्चा कर रहा था, जिक्र कर रहा था उसका, कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई वो होगी ध्वनि। सबसे छोटी इकाई ध्वनि होगी। अक्षर क्या होता है? समझिए कि कोई एक नाम है, मैं लिखता हूं कमल। इसको अगर मैं तोड़ूंगा तो इस प्रकार से टूटेगा ये। इसमें इसे जितने भागों में अभी विभाजित किया गया है वो सभी अपने आप में एक वर्ण है, और इस तरह अगर मैं इसे तोड़ दूंगा तो ये सभी अक्षर होंगे। तो ये अंतर है, ये वर्ण है और ये हैं अक्षर। वर्ण और अक्षर, ये अंतर है दोनों में। आप समझ पा रहे हैं ध्वनि क्या होती है, वर्ण क्या होता है, अक्षर क्या होता है। आगे बात करते हैं शब्द। शब्द क्या होता है? वर्णों का सार्थक समूह। सार्थक समूह शब्द कहलाता है। अर्थात जब वर्णों का ऐसा समूह हम कोई लिखते हैं जिसका अपना कोई अर्थ होता हो, उसे कहते हैं शब्द। तो ये सबसे छोटी सार्थक इकाई है भाषा की। कैसी इकाई है? सार्थक इकाई।
पद क्या होता है? जब किसी वर्ण को हम वाक्य में प्रयुक्त कर देते हैं। किसमें? वाक्य में प्रयुक्त कर देते हैं, तब वह पद कहलाता है। समझ में आया होगा ध्वनि क्या होती है, वर्ण क्या होता है, शब्द क्या होता है और पद क्या होता है। आगे चलते हैं। वाक्य, वाक्य क्या होता है? वाक्य होता है पदों का ऐसा समूह जिसका कोई भाव हो, वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वाक्य। आगे बात करते हैं वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? वर्णमाला वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और क्रमबद्ध समूह को कहते हैं वर्णमाला। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में वर्णों की कितनी संख्या होती है? वर्णों की संख्या होती है 52, जो इस प्रकार है, जिसमें 11 स्वर होते हैं, 2 अयोगवाह होते हैं, 25 वर्गीय व्यंजन होते हैं, 4 अंतहस्थ होते हैं, 4 संयुक्त होते हैं, 4 संयुक्त होते हैं, 2 ताड़नजात होते हैं और 11 स्वर होते हैं, 2 अयोगवाह होते हैं, 25 वर्गीय होते हैं, 4 अंतहस्थ होते हैं, 4 संयुक्त होते हैं, 2 ताड़नजात होते हैं, 4 ऊष्म होते हैं। क्या होते हैं? ऊष्म। ये कुल 52 वर्ण होते हैं। आगे बात करते हैं वर्णमाला के भेद कितने होते हैं। तो भेद होते हैं 2। कौन कौन से भेद होते हैं? स्वर और व्यंजन। वर्णमाला के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों को बिना किसी की सहायता के बोला जा सके या उच्चारण किया जा सके, उन्हें कहते हैं स्वर। इनकी संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या होती है 11, जो अभी मैं बता चुका हूं, जो इस प्रकार से है। बड़ी ई, री, बड़ा औ। ये 11 संख्या है कुल स्वरों की। आगे बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिन्हें स्वरों की सहायता से बोला जाता है या स्वरों की सहायता से उच्चारित किया जाता हो, उन्हें कहते हैं व्यंजन। वे वर्ण जिन्हें स्वरों की सहायता से
उच्चारित किया जाता हो। संख्या कितनी होती है वो अभी मैं बात कर चुका हूं, आगे इनका वर्गीकरण करेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा जहां भी डाउट होगा। आगे बात करते हैं इससे। अयोगवाह, अयोगवाह क्या होते हैं? जैसा कि नाम से पता चल रहा होगा, अयोगवाह अर्थात जो किसी के साथ जुड़कर आगे न जाएं, वहन न कर सकें। अयोगवाह होते हैं दो, भेद इसके हैं दो, अनुस्वार और विसर्ग। अयोगवाह के बारे में कुछ नियम है। पहला तो यह है कि इनका प्रयोग स्वरों के साथ होता है, केवल स्वरों के साथ। अयोगवाह का प्रयोग केवल स्वरों के साथ होता है, व्यंजनों के साथ नहीं होता। दूसरा, अयोगवाह की जो मात्राएं होती हैं जिसको हम छंद में पढ़ेंगे वो होती हैं दो, जिनका प्रतीक इस तरह से है, ये लिखा जाता है। मात्राएं होती हैं दो। आगे बात कर लेते हैं अयोगवाह के भेद। तो अयोगवाह होते हैं बेटा दो। पहला है अनुस्वार, जिसको इस तरह से लिखा जाता है। दूसरा है विसर्ग, इसे इस तरह से लिखा जाता है। अब ये टी आकृति की जो संरचना है इसे क्या कहते हैं? ये कहलाती है खड़ी पाई। खड़ी पाई, खड़ी पाई। अनुस्वार इस तरह से देखा होगा आपने, अनुस्वार का प्रयोग हमेशा स्वरों के साथ होता है। अनुस्वार के जितने नियम अयोगवाह के हैं इनका प्रयोग स्वरों के साथ होता है, अर्थात अनुस्वार का प्रयोग स्वरों के साथ होता है, विसर्ग का भी। इनकी मात्राएं भी दो होती हैं। ये जो ध्वनि देता है बेटा वो न और म की ध्वनि देता है। आपने लिखा देखा होगा मंदिर, यहां पे ये न की ध्वनि दे रहा है। आपने लिखा देखा होगा अहम, यहां पर ये म की ध्वनि दे रहा है। अनुस्वार के बारे में एक नियम है, एक व्यक्ति है बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास, इन्होंने अनुस्वार का सुझाव दिया है किसके स्थान पर? पंचमाक्षर के प्रयोग के स्थान पर। बाबू श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव दिया है। किसके प्रयोग का? अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव दिया है। सुझाव दिया है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है बेटा। बाबू श्याम सुंदर दास ने अनुस्वार का प्रयोग का सुझाव दिया है पंचमाक्षर के स्थान पर। पंचमाक्षर क्या होता है ये चर्चा हम आगे करेंगे। विसर्ग के बारे में एक बात जान लेते हैं। विसर्ग ह की ध्वनि देता है। किसकी? ह की ध्वनि देता है। जैसे आपने लिखा देखा होगा प्रातः। आगे बात कर लेते हैं अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है? निरानुनासिक क्या होता है? अनुनासिक वे वर्ण होते हैं बेटा जिन्हें नाक तथा मुख से बोला जाता है। ये अनुस्वार का तद्भव रूप होते हैं। तद्भव रूप होते हैं। जैसे मैं लिखता हूं संवार, यहां लिखा देखा होगा आपने इस तरह संवार। ये अनुस्वार है, ये अनुनासिक है। निरानुनासिक क्या होता है? जिनका उच्चारण मुख से होता हो बेटा, केवल मुख से। जैसे अ, बड़ा आ, ओ, बहुत सारे हैं। आगे चलते हैं इससे।
स्वरों का वर्गीकरण। अब यहां वर्गीकरण करेंगे हम स्वरों का पहले, उसके बाद व्यंजनों का। वर्गीकरण किस प्रकार से होगा? पहला है मात्रा या उच्चारण समय के आधार पर, यानी कि किसी स्वर को बोलते समय उसमें कितना समय लगता है उसके उच्चारण में, अर्थात उसकी मात्रा को बोलने में कितना समय लगता है, उसके आधार पर वर्गीकरण करेंगे। तो बेटा ये 3 प्रकार के होते हैं स्वर मात्रा या उच्चारण के स्थान पर। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ, तीसरा है प्लुत। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल स्वर। इनका उच्चारण करते समय एक मात्रा का समय लगता है, केवल एक मात्रा का, इसलिए इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। एक मात्रिक स्वर। कौन कौन से स्वर आते हैं बेटा इसमें? इसमें आते हैं 4 स्वर। और रे, छोटा आ, छोटी ए, छोटा ओ और रे, 4 स्वर इसमें आते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। आगे बात कर लेते हैं दीर्घ स्वर की। बेटा मूल स्वरों से ही दीर्घ स्वरों का निर्माण होता है, इसलिए इन्हें संधि स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संधि स्वर। इनको उच्चारित करने में, इन्हें बोलने में 2 मात्राओं का समय लगता है, इसलिए इन्हें द्विमात्रिक भी कहते हैं। द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं? इसमें आते हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। तीसरी बात कर लेते हैं प्लुत स्वर की। इसे बोलने में इन दोनों से अधिक समय लगता है, अर्थात इसको बोलने में 1 मात्रा का समय, इसको बोलने में 2 मात्राओं का समय, और इसे बोलने में 3 मात्राओं का समय। इसे त्रिमात्रिक भी कहते हैं। इसका प्रयोग बेटा संवाद में होता है। नाटकों में जब संवाद होता है उसमें होता है। जैसे आपने लिखा देखा होगा, या तो इस प्रकार लिखा देखा होगा या कुछ इस तरह लिखा होगा। इसे लिखने के पीछे का तात्पर्य या अर्थ यह है कि इस स्वर को, इसके साथ जुड़े हुए स्वर को 3 मात्राओं तक खींचा जाए, 3 मात्राओं तक उसका उच्चारण हो, इसका तात्पर्य यह है। इससे आगे एक और बात कर लेते हैं बेटा, जीभ की। यहां बेटा थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लीजिए। जीव नहीं है, ये जीभ है। क्या है? जीभ। जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर, अर्थात जीभ का कौन सा भाग काम कर रहा है किस स्वर के उच्चारण में। ये अग्र भाग है बेटा, यानी आगे का। ये मध्य भाग है, मतलब बीच का। ये पश्च भाग है। तो कौन सा भाग कार्य कर रहा है किस वर्ण के उच्चारण में, किस स्वर के उच्चारण में, उसकी चर्चा कर लेते हैं। अग्र स्वर। इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं? इसमें आता है बेटा छोटी ए, बड़ी ई, छोटी ए, बड़ी ए और रे। 4-5 स्वर इसमें आते हैं, 5 स्वर जो अग्र स्वर में आते हैं, जिसमें जीभ का अगला भाग कार्य करता है। आगे मध्य स्वर। इसमें बेटा एक ही स्वर आता है, कौन सा? छोटा अ। मध्य स्वर में छोटा आ आता है, केवल एक। आगे बात कर लेते हैं शेष सभी स्वर। कितने बच गए बेटा? बड़ा आ बच गया, छोटा ऊ बच गया, बड़ा ऊ बच गया, छोटी ओ बच गई, बड़ी ओ बच गई। ये सभी आते हैं पश्च स्वरों में।
ये अग्र स्वरों में, ये मध्य स्वरों में और ये पश्च स्वर में आते हैं। आगे बात कर लेते हैं ओष्ठ की आकृति के आधार पर, मतलब किन स्वरों को बोलते समय ओष्ठ की आकृति किस प्रकार की होती है। इसमें दो भेद होते हैं, वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। वृत्त का मतलब बेटा गोल होता है, कैसा होता है, गोल। और अवृत्त का मतलब होता है, वो होता है जो गोल नहीं हो, अ का मतलब नहीं, जिन्हें वर्तुल या अवर्तुल भी कहते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से स्वर आएंगे बेटा? इसमें स्वर आएंगे छोटा ओ, बड़ा ओ, छोटी ओ, बड़ी ओ। शेष जितने भी स्वर हैं वो इसमें आएंगे, जिसमें छोटा आ आएगा, बड़ा आ, छोटी ए, बड़ी ई, छोटी ए, बड़ी ए। कितने हो गए? बड़ी ए। ठीक है, ये स्वर आएंगे बेटा वृत्तमुखी में और ये आएंगे अवृत्तमुखी में। इनको बोलते समय मुंह की आकृति, यहां होठ गोल हो जाते हैं, यहां पे नहीं होते। इससे आगे चलते हैं घोष के आधार पर। घोष क्या होता है? घोष बेटा एक प्रकार की गूंज है। जिन स्वरों को बोलते समय हमारी स्वर तंत्रियां जहां से हम कोई भी वर्ण आवाज ध्वनि निकालते हैं, स्वर तंत्रियां झंकृत होती हों। क्या होती हों? झंकृत हों, वही तो घोष होता है, उसी को कहते हैं घोष। ठीक है, इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं? तो बेटा सभी स्वर, सभी स्वर सघोष होते हैं। कैसे होते हैं? सघोष होते हैं। स्टार बना के लिख लेना, यहां से प्रश्न आता है कि स्वर सघोष होते हैं या अघोष होते हैं। तो सभी स्वर सघोष होते हैं। आगे प्राण वायु के आधार पर, अर्थात जिन स्वरों को बोलते समय हमारी प्राण वायु जो उरस से आने वाली वायु है वो अधिक मात्रा में बाहर निकलती है या कम मात्रा में बाहर निकलती है, उसके आधार पर। तो बेटा सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। अल्प का अर्थ आप समझते हैं कम। सभी स्वर कैसे होते हैं? अल्प प्राण होते हैं, यानी कि जिनको बोलते समय प्राणवायु बहुत कम मात्रा में बाहर निकलती हो, उसे अल्प प्राण कहा जाता है। आगे चलते हैं, आगे आ जाते हैं बेटा स्वरों का उच्चारण स्थान। जहां से प्रश्न बन सकता है, अधिक से अधिक प्रयास किया गया है उस बात को समझाने का कि वर्णमाला से आने वाला कोई भी प्रश्न आपका छूटे नहीं। तो आप पूरे मनोयोग के साथ इस क्लास को देखिए। उच्चारण स्थान की बात कर लेते हैं। तो बेटा छोटा अ और बड़ा आ, इन दोनों का उच्चारण स्थान होता है कंठ। ये कंठ से बोले जाते हैं, इसलिए इनको कंठ वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कंठ। इसके बाद बात करते हैं छोटी ई और बड़ी ई की। ये दोनों बोले जाते हैं बेटा तालु से, इसलिए इन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं। तालव्य। इसके बाद बात कर लेते हैं बेटा छोटे ऊ और बड़े ऊ की। ये बोले जाते हैं ओष्ठ से, इसलिए इनको ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? ओष्ठ्य वर्ण। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं रे की। ये बोला जाता है बेटा इसको मूर्धा से, इसलिए इसे कहते हैं मूर्धन्य वर्ण। क्या? मूर्धन्य। आगे आगे रह जाता है बेटा छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ,
और बड़ा औ। ये दोनों ही संयुक्त या संधि स्वर हैं जो दो स्वरों के मेल से बनते हैं। अगर दो स्वरों के मेल से बनेंगे तो बेटा उनका उच्चारण स्थान अलग अलग होगा। इसको बनाने के लिए हमें इन दो स्वरों की आवश्यकता होती है। जहां ये दीर्घ हो सकता है, ये भी दीर्घ हो सकता है। ये संधियों में और विस्तार से पढ़ेंगे। तो बेटा अ का उच्चारण स्थान कंठ होता है। क्या होता है? कंठ। और ई का उच्चारण स्थान तालु होता है, इसीलिए इसे कंठ तालव्य कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कंठ तालव्य। यानी कि कंठ और तालु दोनों से बोला जाता है। अब इसकी बात कर लेते हैं। इसको बोलने के लिए बेटा उ अ और उ की आवश्यकता होती है। ये भी और विस्तार से पढ़ेंगे, या थोड़ा समझाने के लिए लिख दिया है। इसको बोलने के लिए कंठ की आवश्यकता पड़ेगी और इसे बोलने के लिए ओष्ठ की। तो इसे कंठ्योष्ठ भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कंठ्योष्ठ। आगे चलते हैं। उच्चारण स्थान हो गया है स्वरों का, जो आप देख पा रहे होंगे। आगे व्यंजनों का वर्गीकरण कर लेते हैं। स्वरों की बात हमने कर ली है, आगे व्यंजन की बात करते हैं। बेटा व्यंजनों के वर्गीकरण को अध्ययन के आधार पर, जहां हम अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, वो किस तरह। पहला है वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन क्या होता है? नाम से आपको पता चल रहा होगा, एक शब्द है इसमें वर्ग, अर्थात जो व्यंजन वर्ग में लिखे जाते हो। वर्ग में लिखने का अर्थ एक तो गणित से आप यूं समझ लीजिए कि ये दोनों भुजाएं इसकी समान होंगी, तो वही बिल्कुल फॉर्मूला यहां अप्लाई कीजिए कि इधर भी 5 वर्ण होंगे इसमें और इधर भी 5 व्यंजन होंगे। ठीक है? 5 वर्ग होते हैं बेटा हिंदी में, जो इस प्रकार से हैं: क, च, ट, त और प। 1 2 3 4 5। इनके आगे नंबर डाल देता हूं मैं। एक वर्ग में 5 ही वर्ण होते हैं: ख, ग, घ और ण। कितने होते हैं बेटा? 5। आप इसको भी देख लीजिए। इस प्रकार से क से लेकर यहां अंतिम जो वर्ण होगा वो होगा बेटा म। तो क से लेकर म तक जो भी वर्ण होते हैं वो वर्गीय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्गीय। मतलब ये वर्ग में होते हैं, इसलिए वर्गीय कहलाते हैं। इनकी जो संख्या है वो है 25। ठीक है? समझ पा रहे होंगे आप। वर्गीय व्यंजन क्या होते हैं? जो वर्ग में होते हैं। 5 वर्ग हैं और एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, तो 5 गुणा 5 25 हो जाते हैं। इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि ये वर्ग में होते हैं। आगे चलते हैं। अंतहस्त व्यंजन। अंतहस्त क्या होते हैं? अंतहस्त व्यंजन होते हैं बेटा 4। एक होता है य, एक होता है व, एक होता है र, एक होता है ल। इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं और इन्हें और एक और प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। य और व को बेटा अर्ध स्वर कहा जाता है। अर्ध स्वर। इसमें 4 वर्ण आते हैं अंतहस्त में, इन्हें अर्ध स्वर कहा जाता है। जब हम संधियां पढ़ रहे होंगे तो वहां स्वर संधि में हमारे सामने पढ़ने को एक चीज आएगी, वहां आपको पता चलेगा कि दो स्वरों के मेल से कहीं कहीं य और कहीं कहीं व बन रहा होगा। र क्या होता है बेटा? र को लुंठित वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? लुंठित। या इसे प्रकंपित भी कहा जाता है। प्रकंपित अर्थात इसे बोलते समय जीभ लुढ़क कर आगे गिरती है, इसलिए लुंठित, और जीभ थोड़ा कांपती है बोलते समय, इसलिए इसको प्रकंपित भी कहा जाता है। इसे कहा जाता है पार्श्विक। पार्श्विक क्योंकि ल बोलते समय जीभ आगे की तरफ मुड़ती है और अंदर से आने वाली वायु से टकरा कर उसके पार्श्व से निकलती है, इसलिए उसे पार्श्विक कहा जाता है। ये 4 वर्ण आते हैं इसमें: य, व, र और ल। मैंने इसको अलग क्रम में लिखा है ताकि इन्हें समझाने में आसानी हो। इनके अन्य नाम भी हैं, ये भी याद रखिएगा। पेपर में पूछा गया है कई बार, पार्श्विक वर्ण किसे कहते हैं? ल को कहते हैं। लुंठित या प्रकंपित र को कहते हैं और अर्धस्वर इन दोनों को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं।
ऊष्म या संघर्षी कौन कौन से होते हैं? ऊष्म या संघर्षी, बेटा ऊष्म या संघर्षी वर्ण होते हैं 4, जिसमें पहला होता है श, दूसरा होता है श, तीसरा होता है स और चौथा होता है ह। ऊष्म या संघर्षी इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हें बोलते समय प्राणवायु को निकलने में बाहर घर्षण करना पड़ता है, इसलिए इन्हें संघर्षी कहते हैं, संघर्ष करना पड़ता है और उसकी वजह से उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, गर्म हो जाती है वो, इसलिए इन्हें ऊष्म भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। नासिक के व्यंजन, नासिक के कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर जो है, प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर नासिक कहलाता है। क वर्ग का पंचमाक्षर है बेटा ये च वर्ग का था, ये ट वर्ग का है और ये न वर्ग त वर्ग का है और ये प वर्ग का है। ये 5 हैं। पांचों कैसे हैं? ये पंचमाक्षर हैं नासिक के। अभी मैंने एक बात बताई स्वर पढ़ाते समय कि बाबू श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव दिया था, तो यही पंचमाक्षर हैं। आगे क्या है? संयुक्त वर्ण, इनकी संख्या बेटा 4 है। संयुक्त कौन कौन से हैं? पहला है श, दूसरा है त्र, तीसरा है ज्ञ, चौथा है श्र। बनते कैसे कैसे हैं ये? किन वर्णों के योग से बने हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। ये बनता है क और श से, ये बनता है त और र से, ये बनता है ज और य से, ये बनता है श और र से। कई बार पूछ लेता है इसके बारे में कि इनका निर्माण कैसे होता है, कौन कौन से व्यंजनों से मिलकर ये बनते हैं। अमानक वर्ण, अमानक वर्ण वे वर्ण हैं बेटा जिनको आज हम चलन में नहीं लाते या इन्हें नहीं पढ़ते। जैसे एक वर्ण होता है इस तरह लिखा, आपने शायद देखा हो, ये अ का अमानक स्वरूप है। ये पहले चलन में था लेकिन आज वो चलन में नहीं है। इसके बाद बात करते हैं इस प्रकार से बने हुए एक वर्ण की जो झ का अमानक स्वरूप है। किसका? झ का। आज हम इन दोनों को प्रयोग में लाते हैं, इनको प्रयोग में नहीं लाते, इसलिए इन्हें अमानक कह दिया गया है। आगे चलते हैं। घोष के आधार पर, जैसा कि मैं अभी बता रहा था आपको, घोष के आधार पर मतलब जिस ध्वनि को बोलते समय अगर कंपन उत्पन्न होता है, हमारी स्वर तंत्रियों में एक झंकार उत्पन्न होती है, झंकृत होती हैं, वो कहलाती हैं सघोष, और जिसमें उत्पन्न नहीं होती उन्हें कहते हैं अघोष। तो इसमें कुछ वर्ण आते हैं जिनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो मैं वर्गीय व्यंजन पढ़ा रहा था आपको, क्या पढ़ा था? वर्गीय। तो उसमें प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण कैसा होगा? अघोष होगा। उन्हें बोलते समय स्वर तंत्रियों में झंकार पैदा नहीं होगी, झंकृत नहीं होगी, स्वर तंत्रियां गूंज पैदा नहीं होगी। और भी वर्ण हैं बेटा, ये तीनों ऊष्म वर्ण जो हैं इन्हें बोलते समय भी गूंज पैदा नहीं होती, इसलिए ये भी अघोष में आते हैं। आगे बात कर लेते हैं सघोष की। सघोष क्या होता है? नाम से आपको पता चल रहा होगा, अ का मतलब नहीं, स का मतलब सहित। जिसमें घोष नहीं हो अघोष और जिसमें घोष हो वो सघोष कहलाता है। इसमें पहला दूसरा वर्ण यहां हो चुके हैं, तो तीसरा, चौथा, पांचवां वर्ण जिसे पंचमाक्षर भी आप कहते हैं, वो पांचों वर्ण कैसे होते हैं? सघोष होते हैं। आगे बात करते हैं इसमें और कौन कौन से वर्ण आएंगे। अंतस्थ आएंगे, य, र, ल, व, सभी स्वर ध्वनियां, सभी स्वर
कैसे होते हैं? सघोष होते हैं। इसके बारे में मैं पहले चर्चा कर चुका हूं। आगे बात करते हैं। प्राणवायु के आधार पर जिन वर्णों को बोलते समय फेफड़ों से आने वाली वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है उन्हें अल्पप्राण, और जिन्हें बोलते समय प्राणवायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती हो उन्हें महाप्राण ध्वनियां कहते हैं। अल्पप्राण में सभी स्वर आते हैं, सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। और वर्गीय व्यंजनों में पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्पप्राण होता है। अर्थात जिन्हें बोलते समय प्राणवायु बहुत अल्प मात्रा में बाहर निकलती है उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। इसमें कुछ और भी आते हैं बेटा, य, र, ल और व। ये चारों अंतःस्थ व्यंजन अल्पप्राण होते हैं। क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। बाकी महाप्राण कौन कौन से होंगे? महाप्राण होंगे, पहला हो चुका है, तीसरा हो चुका है, पांचवा हो चुका है। इसमें दो बचते हैं बेटा, यानी कि सम स्थानों पे आने वाले। दूसरा और चौथा वर्ण। कैसे होंगे? महाप्राण होंगे। अर्थात किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्पप्राण और किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। इन्हें बोलते समय प्राणवायु अल्प मात्रा में बाहर आती है, बहुत कम मात्रा में बाहर निकलती है, और महाप्राण बोलते समय प्राणवायु बहुत अधिक मात्रा में बाहर आती है। शेष जो भी वर्ग जिन्हें कह रहे थे हम ऊष्म या संघर्षी, वो भी इसी में आते हैं, जिसमें तीनों स और एक और है ह, ये भी इसी में आएगा। आगे बात कर लेते हैं बेटा। ये उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। इसमें जो मैं पहले पढ़ा रहा था, सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, वो सारे व्यंजन इसमें हैं, उपस्थित हैं। इसको अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो पीछे जितना भी पढ़ाया गया है उसका निष्कर्ष है, ये उसका निचोड़ है। तो इसकी बात करेंगे, अभी इस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वर्ग की, जहां मैं अभी आपको बता रहा था वर्गीय व्यंजन जो भी होते हैं, इसका उच्चारण स्थान है। इसमें अघोष है या अल्पप्राण, अघोष और अल्पप्राण की बात होगी। इसमें अघोष और महाप्राण की बात होगी। इसमें सघोष अल्पप्राण की बात होगी, सघोष महाप्राण की बात होगी, और सघोष अल्पप्राण की बात होगी। मैंने आपको बताया था अल्पप्राण कौन से होते हैं, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। तो बेटा अल्पप्राण, अल्पप्राण और अल्पप्राण, ये क वर्ग है, इसका पहला वर्ण है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा है। पहले तो वर्ग की बात कर लेते हैं। क वर्ग, इसको बोला कहां से जाता है? कंठ से बोला जाने के कारण इसका नाम क्या होता है? कंठ। कहां से बोला जाता है? कंठ से। पहला वर्ण है क, जो अघोष और अल्पप्राण है। अभी मैंने पीछे जो बताया है तुमको, उसको यहां वर्गीकृत किया गया है एक सारणी के स्वरूप में, ताकि इसको समझने में कठिनाई कम हो, आसानी से समझ आ सके। ये दूसरा वर्ण है अघोष है और महाप्राण है। ये तीसरा है सघोष और अल्पप्राण है। 5 वर्ण है, इसको बेटा इस तरह से लिखेंगे। इसमें और कौन कौन से आते हैं? मैंने आपको ताड़नजात या फिर विकसित ध्वनियां, जिन्हें उक्षिप्त भी कहा जाता है,
उसके बारे में बताया था। वो इस प्रकार की संरचना है कुछ। इनके बारे में एक बात विशेष बता देता हूं कि इन विकसित ध्वनियों से कोई भी वर्ण, कोई भी शब्द नया शुरू नहीं होता, अर्थात ये किसी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं आते। ये पंचमा अक्षर है बेटा, इसमें कुछ कमी हो गई है, उसको मैं सही किए देता हूं। यहां पे भ नहीं आएगा, यहां ब होगा बेटा, यहां भ होगा और यहां म होगा। टाइपिंग करते समय कुछ कमियां हैं, त्रुटि हैं टंकड़ की, उस पर आप ध्यान नहीं देंगे, उसको मैंने सही कर दिया है। ये ब है, ये भ है, ये म है। एक बार और करेक्ट कर देता हूं, कुछ कमी अगर लग रही हो तो। किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण कैसे हैं? अघोष हैं। ये पहला वर्ण, दूसरा वर्ण। च वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, ट वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, त वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, और प वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण कैसे हैं? अघोष। किसी भी वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण को सघोष की श्रेणी में रखा गया है। आप देख पा रहे होंगे तीनों ही सघोष हैं। तीनों वर्ण, तीसरा, चौथा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का सघोष है। आगे बात करते हैं, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होगा। कैसा होगा? अल्प प्राण, मतलब जिन्हें बोलते समय प्राणवायु बहुत कम मात्रा में बाहर आएगी। वही आप देख पा रहे होंगे, क को बोलते समय क बहुत हल्के से बोल देते हैं, ग और ण, इन तीनों को बोलते समय प्राणवायु बहुत कम मात्रा में बाहर आती है। अघोष भी इसलिए होता है क्योंकि गूंज भी नहीं होती, स्वर तंत्रियां झंकृत भी नहीं होती, क और ख। ठीक है, सघोष होता है ग, घ और ण। ण को बोलते समय, घ को बोलते समय, ग को बोलते समय गले पर जोर पड़ता है, अर्थात स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं। सभी को आप बोल के देख लीजिए। इसी प्रकार से आपको क को बोलते समय प्राणवायु बहुत कम मात्रा में बाहर आएगी और घोष भी नहीं होगा। च को बोलते समय भी, ट को, त को और प को बोलते समय भी यही स्थिति रहेगी। अघोष महाप्राण, यानी कि इन्हें बोलते समय प्राणवायु अधिक मात्रा में बाहर आएगी, जिसमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा, प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण महाप्राण होता है। और उसके साथ साथ ऊष्म व्यंजन है ये दोनों। ताड़नजात ध्वनि है एक जो महाप्राण में आती है, ढ़। इसको बोलते हैं ढ, इसको बोलते हैं ढ़, यानी कि उत्क्षिप्त कहते हैं इसको। जीभ यहां भी लुढ़कती है। ड़ बोलते हैं इसको, ड बोलते हैं इसको। बाकी मैंने समझा दिया है। स्वर यंत्रीय बोलते हैं ह को, जो सघोष महाप्राण वर्ण में आता है। प्रश्न यहां से बनता है कि किसी एक वर्ण को उठाकर लिख देगा कि इसमें से अल्प प्राण कौन सा है। किसी एक वर्ण को पूछ लेगा कि इसमें महाप्राण कौन सा है, सघोष कौन सा है या अघोष कौन सा है। इसको बहुत बारीकी के साथ आप अध्ययन करिए इसका, और अपने पेपर को बहुत अच्छे से आप, जैसे हिंदी का जो भी पोर्शन आएगा उसमें वर्णमाला से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपका बचना नहीं चाहिए। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए, सही अटेम्प्ट होने चाहिए। उसके लिए हमने ये प्रयास किया है। हमारा एक बैच है प्रयास, जिसके बारे में हमारे यूट्यूब चैनल पे पहले कह भी दिया गया है। उसकी एक टैग लाइन है कि एक प्रयास वर्दी के लिए। तो वर्दी आपकी, प्रयास हमारा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।